आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है विश्वास बैच और आप सभी ने इस बैच पर खूब प्यार दिखाया है। लेकिन बच्चों, अब समय आ चुका है ऑफर के अंतिम दिन का, यानी कि 22 सितंबर या इससे पहले अगर आप इस बैच से जुड़ रहे होंगे तो एनटीपीसी 20 कूपन कोड के साथ आपको विश्वास बैच मात्र 560 रुपए का ही पड़ेगा। और 23 सितंबर से हम आप सभी की क्लासेस भी इस बैच के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी की एक जबरदस्त डिमांड थी कि सर जो पहले रैंकर्स बैच 14 सितंबर तक ही बच्चों को फ्री मिल रहा था, अब इसको बढ़ा भी दिया जा चुका है, यानी कि 22 सितंबर जो ऑफर का अंतिम दिन है, अगर आप इस समय तक विश्वास बैच में जुड़ते हैं एनटीपीसी 20 कूपन कोड के साथ, तब तक आपको रैंकर्स बैच फ्री दिया जाएगा। और एक बड़ी अनाउंसमेंट है ये, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए तो आपको विश्वास बैच देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको कूपन कोड लगाना होगा एनटीपीसी 20 और ये बैच आपके लिए मात्र 560 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑफर सिर्फ 22 सितंबर तक है, तो जुड़िए, तैयारी शुरुआत करिए। और मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई आपको बैच से जुड़ने में, तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। 4 बज चुके हैं और आपके लिए स्पेशल क्लास हाजिर है। एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में साथियों कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते थे, टफ भी आते थे, मॉडरेट भी आते थे। और आज के सेशन में हमने मॉडरेट क्वेश्चंस को रखा है, उसका टफ लेवल या नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है ये भी आप हमारे साथ देखते चलेंगे। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने सहयोगी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लेकर चलेंगे आपको सीधे पहले प्रश्न की ओर और एक एक चीज को समझेंगे, जानेंगे और करेंगे। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भाई निशांत, हिमांशु, पूजा, खुशी, भोला, अनिल, कुमकुम, बहुत बहुत स्वागत है भैया। ये रहा, बताइएगा। तो भैया प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? अच्छा भाई दीपशिखा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो धन्यवाद। आइए जरा देखते हैं भाई। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि साथियों राज्यसभा की जब बात होगी तो अनुच्छेद 80 की बात आएगी। आर्टिकल 80 में क्या क्या दे रखा है? एक तो साथियों राज्यसभा का संगठन दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? एक तो राज्यसभा का संगठन दे रखा है। दूसरा साथियों अनुच्छेद 80 में क्या दे रखा है? राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, क्या होता है? 12 सदस्यों का साथियों जो मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी साथियों दे रखा है, ठीक है। अगर हम कहते हैं राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, भाई जैसे किसी राज्य से 10, किसी से 5, किसी से 7, किसी से 4, ऐसे राज्यसभा प्रतिनिधि जाते हैं, तो वो भी देखिएगा राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना होता है, मतलब किस राज्य में कितना राज्यसभा सीट होगी, ये कहां बताया गया है? तो ये साथियों आपको देखने को मिल जाएगा अनुसूची 4 में। कहां देखने को मिलेगा दोस्त? अनुसूची 4 में देखने को मिलेगा, ठीक बात है। तो बिल्कुल याद रखना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहते हैं या उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ये बताइए, कह रहा यूएनओ का मुख्यालय। वैसे तो ये प्रश्न आसान है, लेकिन ये प्रश्न मुश्किल तब हो जाता है जब आपको ऑप्शन में न्यूयॉर्क मिलता है, सॉरी, जब आपको ऑप्शन में न्यूयॉर्क मिलता ही नहीं है। ऐसे तो ऑप्शन में न्यूयॉर्क मिलेगा, लेकिन अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑप्शन में न्यूयॉर्क ना मिले? ऐसा होता है। कब होता है पता है? दरअसल में है क्या कि न्यूयॉर्क में साथियों एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन आइलैंड, ठीक है ना। मैनहट्टन आइलैंड या मैनहट्टन द्वीप। तो भैया इसी पर एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस स्थित है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है साथियों, इसका संस्थापक किसे माना जाता है भैया? इसका संस्थापक या इसकी स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसका है? स्थापना में सर्वाधिक योगदान, चलिए जरा फटाफट बताएंगे कि इसकी स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? सर्वाधिक योगदान किसने दिया था?
तो भैया इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा भैया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का साथियों इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, ये साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हालांकि एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यूएनओ की स्थापना के समय की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के समय की बात करें तो जिस समय इसकी स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना के समय की अगर हम बात करें तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। इस समय ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो बिल्कुल याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय ट्रूमैन थे जब स्थापना हुई थी, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, ये भैया विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे साथियों, विंस्टन चर्चिल थे। तो बिल्कुल याद रहेगा, पक्का, ठीक है। तो भैया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। चलिए बिल्कुल, और पहले महासचिव कौन थे, ट्रेगवेली थे, और अभी कौन है भैया, तो अभी आप जानते हैं कि भैया एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें, ये बताइएगा। बिल्कुल, तो कह रहा है सर अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं। तो 5 और 10 रुपए के सिक्के जो आप कभी देखते हैं, ये आपको बताना है कि किसके बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं भैया। तो ये साथियों बने होते हैं किसके, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के। किसके भैया, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के। बहुत बढ़िया भाई अनु, एकदम सही आंसर दिया भाई खुशी, बहुत अच्छा भाई उदय। ये बताओ जरा कि भाई, और एक बात तो आप जानते हैं कि सिक्कों का निर्गमन का अधिकार किसके पास है भाई, सिक्कों का निर्गमन का अधिकार किसके पास है, सिक्कों के निर्गमन का अधिकार भारत में किसके पास है, सिक्कों का निर्गमन। तो भारत में जो सिक्कों का निर्गमन होता है, जो सिक्कों की ढलाई होती है, इसका अधिकार साथियों किसके पास है, तो ये भैया भारत सरकार के पास है, वित्त मंत्रालय के पास है। तो वित्त मंत्रालय कहेंगे या भारत सरकार कहेंगे, तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, पक्की बात है। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई नोटों का निर्गमन, ठीक है ना, नोट छापने का अधिकार किसके पास है, तो नोट छापने का जो अधिकार है साथियों ये किसके पास है, तो नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। ठीक है, 1 रुपए को छोड़कर, तो 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी के नोट छापने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आइए चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई, भारत का संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था। 1949 में हमारा जो संविधान है साथियों, संविधान बना था, ठीक है ना, बनकर तैयार हुआ था। इसी वजह से हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भैया, चलो ये बता दो। बहुत बढ़िया, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक भिन्न है यह ज्ञात करना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताना क्या है, देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मई को क्या होता है भैया, तो 22 मई को आप जानते हैं कि जैव विविधता दिवस होता है, बायोडायवर्सिटी डे होता है। क्या होता है, बायोडायवर्सिटी डे होता है। ठीक है ना, जबकि अगर आप गौरैया दिवस की बात करें तो यह 20 मार्च को होता है। कब होता है, 20 मार्च को होता है। ठीक है, बाकी 22 मई को क्या होता है, ये जैव विविधता दिवस होता है, जैव विविधता दिवस होता है। ठीक है ना, तो ये पूछे गए प्रश्न है, मैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूं, और इसके आधार पर आप समझिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता था। हालांकि इससे एक स्टेप लेवल ज्यादा रहेगा इस बार। ठीक है ना, यही लेवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बार। ठीक है, चलिए, कह रहा आईएफएससी का संक्षिप्त रूप। ठीक है, देखिए आईएफएससी की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों 11 अंकों का कोड होता है। ठीक है, कितने अंक होते हैं इसमें साथियों 11 डिजिट्स होती हैं, और जो 11 डिजिट्स इसमें होती हैं, इन 11 डिजिट्स में इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग की 4 डिजिट है, जो स्टार्टिंग की 4 डिजिट है ना, मतलब पहले से 4th तक की जो डिजिट है, ठीक है, उसके बाद जो 5th डिजिट है, इसके बाद साथियों जो 6th से लेकर, ठीक है, 11 तक की डिजिट है, इन सब के अपने अपने मायने हैं। जो स्टार्टिंग की डिजिट है साथियों, ये बैंक नेम दर्शाती है। ठीक
ठीक है, बैंक नेम, ठीक है, कि कौन सी बैंक है। और 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है ना। 6 से लेकर 11 तक जो होता है डिजिट, ये क्या होता है, उस ब्रांच का कोड होता है। ठीक बात है। और आप ध्यान दीजिए कि कई बार भाई पैसा भेजना हो किसी को या पैसा मंगाना हो तो आपको आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया। सारा एक ही साथ पढ़ लोगे भाई साहब। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर भी अभी शुरू कर दे। एक दिन में कितनी क्लास पढ़ोगे। विश्वास बैच में अभी एक दिन में 5 क्लास दी जा रही है, ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो दूसरा आएगा। सारा सब्जेक्ट एक ही महीने में पढ़ के थोड़ा ना खत्म होता है। 4 से 4.5 महीने सिलेबस को खत्म करने में टाइम लगता है। चलिए फिलहाल ये बताइए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन कहां किया गया है, बताएंगे। तो भैया बाली यात्रा कहां पर होती है, तो बाली यात्रा का आयोजन साथियों उड़ीसा में होता है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में आप देखेंगे रज पर्व भी होता है। क्या होता है दोस्त, रज पर्व भी होता है। यहां पर नुआखाई उत्सव भी होता है। क्या होता है, यहां पर दोस्तों नुआखाई उत्सव भी होता है। और यहां पर आप देखेंगे उड़ीसा में ही साथियों रथ यात्रा भी होती है। क्या होती है, रथ यात्रा भी होती है, ठीक है ना। रथ यात्रा भी यहां पर होती है। और साथ में नव कलेवर उत्सव भी होता है। क्या होता है, नव कलेवर उत्सव भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक बात है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी कुछ प्रसिद्ध और चीजों की बात करें, जैसे आंध्र प्रदेश है तो यहां पर युगादि नाम का त्योहार देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से सिक्किम है तो यहां पर सागा दावा देखने को मिलता है, ठीक है, सागा दावा। पश्चिम बंगाल है साथियों, तो पश्चिम बंगाल में ऐसे त्योहार तो नहीं लेकिन प्रसिद्ध नृत्य, हाँ, गंगा सागर मेला काफी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला काफी प्रसिद्ध है, गंगा सागर मेला, ठीक है, ये काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आइए फिलहाल इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई रूपाली, ठीक है, दमदार शानदार क्लास रही, ठीक। तो आप में से कितने लोग ऐसे थे जो कि आज विश्वास बैच की पेड क्लास में थे और आपको क्लास पढ़कर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, बंगाल में दुर्गा पूजा, बिल्कुल भाई राजेश, जो कि देश का 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत था, 15वां गरबा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। जट जटिन लोक नृत्य का संबंध कहां से है दोस्त, तो इसका संबंध कहां से है, जट जटिन का बिहार से है। बिहार में आप देखेंगे लौंडा नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है, लौंडा नृत्य भी बिहार में प्रसिद्ध है। और बिहार में आप देखेंगे कि भैया विदेशिया भी काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, विदेशिया के जनक कौन है, तो विदेशिया के जनक हैं कौन भैया, भिखारी ठाकुर। कौन है, भिखारी ठाकुर जो है ये विदेशिया के जनक हैं। और भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है दोस्तों, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए ये बता दीजिए जरा, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में, आपकी अपनी पसंदीदा क्लास है तो सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। क्या बात है भैया आकाश, वेरी गुड, शानदार। चलिए, तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, रग्बी में साथियों आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं। और आप जितने भी खेल जानते हैं उनमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी रग्बी में होते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ऑप्शन रग्बी दे दिया, एक बेसबॉल दे दिया, एक क्रिकेट दे दिया, एक मान लीजिए वॉलीबॉल दे दिया और कह दिया कि निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल। एक भाई साहब परेशान है कि सर विश्वास बैच में अभी हैंड रिटन नोट्स नहीं मिला। अरे दद्दा, अभी 4 बज रहा है। कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। और इंसान है हम लोग काम करने वाले, कोई मशीन नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सब्र करो, है ना। हाँ, टाइम बताया गया है कि भैया क्लास के, ठीक है, तकरीबन बाद 3 से 4 घंटे का समय दिया करो, ठीक है। लेकिन नहीं, सब तुरंत ही चाहिए। पेपरों आज ही करा दें, आज ही सिलेक्शन ले लो। चलो, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन साथियों कहां शुरू किया गया है, गुजरात के द्वारका में। कहां पर साथियों, गुजरात के द्वारका में शुरू किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि गुजरात के द्वारका में शुरू किया गया है, ठीक है भैया। चलो ये बता दो।
ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर कौन सा है भैया? तो देखिए कैनबरा तो साथियों यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है, कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है ना। बाकी सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, इनमें से क्या आंसर होना चाहिए भैया? सिडनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिडनी होना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया साथियों, ऑस्ट्रेलिया को आप मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? आप देखिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहा जाता है, मेगा डाइवर्स देश भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को साथियों आप देखेंगे तो कंगारुओं का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश भी इसी को कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये तीनों बातें, और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है, ठीक है। ये किसको कहा जाता है? तो ये भैया सब कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना। हाँ जी, किसको कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया आयुषी। हा, क्या बात है, शानदार। बताओ भैया। शुभी, भोला, चंद्रप्रकाश, बिल्कुल, पूजा, आदित्य, राजेश, बताओ भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी भैया, एकदम मिलेगी भाई। क्या नाम है आपका? अजबराव। अच्छा, क्या नाम रख दियो भाई। वाटरमैन किसे कहा जाता है इसमें से? तो साथियों इसमें से वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, ठीक है। किसको भैया? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आइए ये बताइएगा, कह रहा किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समसपुर साथियों कहां मिलेगा? समसपुर साथियों उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? समसपुर साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित पक्षी अभयारण्य है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये महाराष्ट्र के सतारा में है, सलीम अली के नाम पर साथियों गोवा में स्थित है, और राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? ये साथियों राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। वेरी गुड। चलिए ये देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? तो याद रहे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, और ये न्यूयॉर्क वही है जो कि हडसन नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? हडसन नदी के तट पर है, और यहीं पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस भी है। कौन से द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर, यहीं पर भैया, ठीक है ना। अब देखिए तो राइट आंसर क्या है इसका? फ्रांस है साथियों। दरअसल में आपको पता है कि भाई अमेरिका पर भी अंग्रेजों का कब्जा था, और अमेरिका को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में फ्रांसीसियों ने मदद की थी, ठीक है ना। अगर जैसे हम फ्रांस की बात करें, सॉरी अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका, अब जरा ध्यान दीजिए, अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं, अमेरिकी क्रांति, ठीक है, की पहली घटना कब हुई थी पता है? अमेरिकी क्रांति की पहली घटना साथियों हुई थी 1773 में, ठीक है ना। और इसे आप बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसे? बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से आप इसे जानते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई अमेरिकी क्रांति में भाई अमेरिका ने आजादी की घोषणा कब करी? तो अमेरिका ने आजादी की घोषणा कब करी? आजादी की घोषणा अमेरिका ने अंग्रेजों से अपनी आजादी की घोषणा वर्ष 1776 में की, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई। और भाई अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम को कब हराया इस क्रांति में? अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम को हराया, कब हराया था? तो यह 1781 में हराया था, फ्रांस की मदद से, ठीक है ना, फ्रांस की हेल्प से ये कर पाया था, ठीक है ना, फ्रांस की हेल्प से। अब ध्यान दीजिएगा कि भैया अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता, अमेरिका की आजादी को मान्यता कब मिली? तो अमेरिका की आजादी को मान्यता अंग्रेजों ने प्रदान की कब? 1783 में पेरिस की संधि द्वारा। हो सकता है नीचे इतना ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, दो बार लिख लीजिएगा और भाई पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। 1783 में अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता मिली, 1783 में अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता मिली, आजादी को मान्यता मिली पेरिस की संधि द्वारा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देंगे भैया कि 1773 में पहली घटना हुई थी बोस्टन टी पार्टी की घटना, जिसका नायक सैमुअल्स था, ठीक है ना, सैमुअल्स था, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से, ठीक है,
भाई अमेरिका ने आजादी की घोषणा करी 1776, ठीक है ना। हाँ जी। और अमेरिका यूनाइटेड किंगडम को हराता है 1781 में फ्रांस के नेवी गवर्नर या नेवी जनरल लवासिये की मदद से। और 1783 में अमेरिका की आजादी को मान्यता मिलती है पेरिस की संधि द्वारा, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, आइए तो आगे बढ़ा जाए। ये बताइए जरा, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम। भाई अक्षय बाबू हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। कॉल करना तो 6 बजे के पहले, नहीं तो व्हाट्सएप तो कभी भी कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे भैया? जानकी नाथ बोस। साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आप सब जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? कटक उड़ीसा में हुआ था। और 23 जनवरी को इसीलिए इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। चलिए ये बताइएगा भाई, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? इसमें से कौन एक भारतीय ऐसे थे जो गणितज्ञ थे साथियों? तो भास्कर। अच्छा, भास्कर साथियों वही है जिनको आप भास्कराचार्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भैया? भास्कराचार्य भी आप इन्हें कहते हैं साथियों। और इनके द्वारा प्रसिद्ध किताब याद करिए कौन सी लिखी गई। इन्होंने साथियों प्रसिद्ध किताब जो लिखी, उस प्रसिद्ध किताब का नाम है लीलावती। क्या नाम है साथियों इस प्रसिद्ध किताब का? लीलावती नाम की प्रसिद्ध किताब इन्होंने लिखी थी। लीलावती नाम की प्रसिद्ध किताब इन्होंने लिखी थी, ठीक है भैया। चलो ये बताओ जरा, तो कह रहा है मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किस नाम से जाना जाता है? साथियों राजस्थान में स्थित है मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग। और राजस्थान में जो मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग है, इसे मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। ये जोधपुर में स्थित है साथियों। कहां पर स्थित है ये साथियों जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसे गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़, सूर्यगढ़ या कागमुखी या चिड़ियो टूक दुर्ग या मयूर ध्वजगढ़, इनमें से किसी भी नाम से जाना जा सकता है, ठीक है भैया। तो बिल्कुल याद रखना है। आइए इसका क्या ही कहें। चलिए ये बताइए जरा फटाफट। बहुत बढ़िया। कह रहा एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए, कह रहा एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल में कौन है भैया? राज्य विधानमंडल में विधानसभा प्लस विधान परिषद यदि है, ठीक है ना। हाँ, तो भैया राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, कितने समय के लिए? तो देखो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई देखिए, चाहे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो अगर वो मंत्री बनना चाहे या प्रधानमंत्री बनना चाहे तो कितने समय के लिए बन सकता है? ऐसे ही कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बनना चाहे या मुख्यमंत्री बनना चाहे तो कितने समय के लिए बन सकता है? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब क्या है? 6 माह, दोनों परिस्थितियों में। क्या भैया? 6 माह, ठीक बात है ना। तो 6 मंथ यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ठीक है, धन्यवाद भैया संजीव। आइए बस आप पढ़कर सिलेक्शन ले लीजिए तो हमारी मेहनत भी, ठीक है, हाँ वो कहते हैं ना कि पूरी हो जाए बस। चलिए ये बताइए भाई, कह रहा है गणपति। साथियों याद करिए गणपति उत्सव कब मनाया गया था? तो भैया 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया गया था। और इसके बाद साथियों शिवाजी उत्सव शुरू किया गया था 1895 में। और ये उत्सव साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्यों शुरू की गई थी पता है? इन उत्सवों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने इसलिए की थी ताकि लोग इकट्ठा हो एक जगह पर और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक किया जा सके, ठीक है ना। हाँ जी, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये दोनों उत्सव महाराष्ट्र में शुरू कराए थे और ये दोनों उत्सव आज भी महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, ठीक है। ये बताइएगा चाणक्य का एक अन्य नाम। साथियों चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, ये साथियों तक्षशिला में प्रोफेसर थे, ठीक है, तक्षशिला में प्रोफेसर थे, तक्षशिला में साथियों प्रोफेसर थे। और याद रहे कि ये बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुआ करते थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। और विष्णुगुप्त तो साथियों इनके बचपन का नाम था। विष्णुगुप्त याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त दोस्तों, इनके बचपन का नाम था, ठीक है ना।
आइए ये बताइए। मेगास्थनीज साथियों याद करिए कि भारत आने वाला पहला, ठीक है, भारत आने वाला, भारत या बिहार आने वाला, भारत या बिहार आने वाला प्रथम, ठीक है ना, प्रथम क्या विदेशी यात्री था, प्रथम विदेशी यात्री था। तो वास्तव में किसका भैया, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। ठीक बात है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, तो भैया राजदूत हो जाएगा। ठीक है, और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका, और याद रहे कि इंडिका में साथियों क्या जानकारी मिलती है, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था। कभी भी क्वेश्चन आता है कई बार कि पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, चलिए जी, सेशन को लाइक वाइक करते चलिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा भाई, सभी लोग बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए। ठीक है भाई उदयराम जी, बहुत बढ़िया, शानदार। बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है भैया, कौन सा खेल? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। तो राइट आंसर साथियों इसका जो है वो है बेसबॉल। क्या है भैया, बेसबॉल। अच्छा, कर्लिंग शब्द बड़ा खतरनाक लगा इसलिए वही आंसर दे दिया। चलो फिर लाइक का 13 शतक पूरा करके दिखाओ, लाइक का 13 शतक पूरा करके दिखाओ भैया फटाफट। चलो, निम्नलिखित कथन किसका, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख हैं। किसने कह दिया ये बात? हाँ, किसने कह दी भाई ये बात? हाँ जी, बिल्कुल 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 तो ये कहा था साथियों किसने? बहुत अच्छे, ठीक है, सबके अलग अलग जवाब है और राइट आंसर अबुल कलाम आजाद है ना, अबुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया विदीप शिखा, एकदम सही आंसर है ना। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है भाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने थोड़ा ना कहा था, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं, इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज्यादा मूर्ख हैं। ठीक है, ये अबुल कलाम आजाद ने कहा था। और याद करिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है ना, सबसे युवा अध्यक्ष हुए, सबसे युवा अध्यक्ष हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई ये याद करिए कि आईएनसी के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष यही रहे, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष भी यही रहे। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से याद करिए, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए, इसीलिए इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को। ठीक है ना। हाँ जी, अबुल कलाम आजाद ने एक बड़ी शानदार सी किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मतलब भारत ने आजादी जीत ली। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब इन्होंने लिखी थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, तो बताओ ये। जी हाँ, अब साथियों मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भैया, ठीक है, बताइए जरा, मिलान करें। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देखिए, फोर्ट विलियम साथियों, फोर्ट विलियम कहां पर था? कलकत्ता में था। और फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में था, बंगाल में, चिंसुरा में बंगाल में था। ठीक है ना। और फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में था, फोर्ट लुई पौंडीचेरी में था। और इसी प्रकार से भाई अगर आप देखेंगे तो जैसे एक आता है सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, एक कौन सा है? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज किसने बनवाया था भैया, और कहां पर था? तो ये मद्रास में था। कहां पर था? मद्रास में था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। और इसी प्रकार से और देखेंगे तो एक भैया आपका था, है ना, कन्नूर कोट्टा। ठीक है ना, क्या भैया? कन्नूर कोट्टा नाम का भी एक किला था, कन्नूर कोट्टा नाम का भी एक किला था, जो कि कहां बनवाया गया था? कन्नूर कोट्टा साथियों बनवाया गया था कन्नूर में ही। ठीक है, कन्नूर में ही बनवाया गया था। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या कि ये जैसे आप फोर्ट विलियम देख रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। फोर्ट गेल्ड्रिया ये डचों ने बनवाया था। ये फोर्ट गुस्तावुस भी डचों ने बनवाया था। ठीक है ना। हाँ, ये भी किसने? डचों ने ही बनवाया था। और ये फोर्ट लुई जो है ये फ्रांसीसियों ने बनवाया था। ठीक है, ये जो है अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, और ये पुर्तगालियों ने बनवाया था। तो कौन सा किला किसने बनवाया वो भी सामने लिख दिया है। ठीक है,
कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो है नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको इसके लिए तैयार भी रहना है। ठीक है, ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाले चैप्टर हैं, आप इसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, तो बिल्कुल आप एकदम तैयार रहिए इसके लिए और याद रखिए। ठीक है, ये 6 किले आपको बता दिए, अब आपके शॉर्ट नोट्स में ये एक ही जगह पर लिख जाना चाहिए। ठीक है, मजा तभी है। ये बताइए जरा तो, हाँ जी, कह रहा है प्रश्न कि भाई पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, देखिए जहां तक साथियों बौद्ध शिक्षा के केंद्रों का सवाल है तो बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र क्या क्या रहे हमारे देश में? नालंदा रहा, ठीक है भाई, और क्या रहा भैया? विक्रमशिला रहा, विक्रमशिला रहा साथियों, और क्या रहा? विक्रमशिला। इसी प्रकार से ओदंतपुरी रहा साथियों, ओदंतपुरी रहा। ठीक है, इसी प्रकार से जगदल भी रहा, क्या रहा? जगदल भी रहा, और क्या रहा साथियों? वल्लभी भी रहा, क्या रहा? वल्लभी भी रहा। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। अब आप देखिएगा, जैसे नालंदा कहां पर? बिहार में। ठीक है, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ठीक है ना भाई। विक्रमशिला कहां पर? ये भी बिहार में। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, उदंतपुरी कहां पर? ये भी बिहार में, गोपाल ने बनवाया था। किसने? गोपाल ने। जगदल कहां पर? बांग्लादेश में। किसने बनवाया था भैया? रामपाल ने बनवाया था। ठीक है, वल्लभी साथियों कहां पर? गुजरात में। किसने बनवाया था? भट्टारक नाम के शासक ने बनवाया था। ठीक है ना, भट्टारक नाम के शासक ने बनवाया था। तो कहने का मतलब है कि एक ही जगह पर जब इस तरह की चीजें याद रहेंगी तभी ठीक है। जैसे ये गुप्त काल में बना था, ठीक है, ये गुप्त काल के टाइम में बना था, और ये तीनों जो बना था ये पालों के समय में बना था, पाल वंश के समय में। ठीक है ना, और ये वाला जो बना था ये मैत्रक वंश के समय में बना था। कौन सा वंश? मैत्रक वंश। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये प्राचीन काल के जो बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र है वो एक जगह आपको बता दिए। अब इसको भी आप एक जगह शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा ठीक है भाई, ये बताइए जरा। अच्छा, रामपाल आपके पड़ोसी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, देख लो फिर। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है भाई? बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब बताना है, क्लोज्ड इकोनॉमी बताना है भैया। तो जाहिर सी बात है, जहां कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। बुद्ध की जीवनी साथियों, बुद्ध चरित्र जो है ना, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं भैया? बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। और याद रहे कि भाई इसको लिखने वाले जो अश्वघोष हैं ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, हाँ, कनिष्क के समय में ही हुआ करते थे वसुमित्र, और वसुमित्र ने भी एक किताब लिखी थी, और इनकी किताब का नाम क्या था पता है? इनकी किताब का नाम था क्या भाई? वसुमित्र के द्वारा महाविभाषा शास्त्र लिखी गई। कौन सी? महाविभाषा शास्त्र। और याद रहे कि महाविभाषा शास्त्र से क्वेश्चन क्या आता है भाई? महाविभाषा शास्त्र से क्वेश्चन आता है कि भाई कहता है क्या? बौद्धों का विश्वकोश। बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा गया है? तो इसी को साथियों बौद्धों का विश्वकोश कहा गया है, बौद्धों का विश्वकोश। ठीक है, अच्छा, कनिष्क के दरबार में साथियों, कनिष्क के दरबार में जरा ध्यान दीजिए, मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। क्या भाई? सिंपल सी ट्रिक याद करिएगा कि वासु के, है ना, वासु के घोड़े, है ना, वासु के पास एक घोड़ा, वासु नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास एक घोड़ा, वासु के घोड़े के पास, वासु के घोड़े के पास चना। इस ट्रिक से क्या फायदा है पता है? इस ट्रिक का फायदा यह है कि आपको यह पता चलेगा कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे, इसकी ट्रिक है ये। तो देखिए, वासु से हो जाएगा वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे, उसके दरबार में थे। घोड़े से हो जाएगा अश्व, घोड़े से हो जाएगा अश्व, और अश्व से हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है, और देखिए प से क्या हो जाएगा? पार्श्व हो जाएगा। ठीक है ना, स से क्या हो जाएगा? संगरक्ष हो जाएगा, संगरक्ष हो जाएगा। च से क्या हो जाएगा? चरक हो जाएगा। और न से क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। सिंपल है। तो ये 6 लोग साथियों कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ये वीके का जीके है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, बढ़िया, दमदार, धमाकेदार। ये बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भाई बताइए,
पहला कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया। पाकिस्तान शब्द का पहली बार उपयोग मोहम्मद इकबाल ने किया। गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, पाकिस्तान की अवधारणा चौधरी रहमत अली ने प्रस्तुत की। सही बात है। 1833 में 1800 नहीं 1933 में चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, हाँ, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने ही तो पाकिस्तान शब्द दिया। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि मोहम्मद इकबाल ने क्या दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया। कब दिया था दो राष्ट्र सिद्धांत? याद करिए कि 1930 में मोहम्मद इकबाल जिस समय प्रयागराज में, है ना, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे, मुस्लिम लीग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की बैठक की अध्यक्षता करते समय प्रयागराज में 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, हाँ जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? केवल दो। ठीक है, केवल दो। ठीक है भाई, बहुत अच्छे भाई आदित्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और बिल्कुल तैयार रहिए, मजेदार, दमदार, धमाकेदार प्रश्न। ये बताइएगा आप, ठीक है ना। अच्छा भाई राहुल, स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। साथियों, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? याद करिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है ना, हाँ, उसी को साथियों, उसी समय आप देखेंगे जो स्वदेशी आंदोलन चला, ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। वंदे मातरम एक क्या हुआ, गीत बन गया। और एक बात, ये वंदे मातरम कहां से लिया गया है? ये वंदे मातरम साथियों आनंद मठ से लिया गया है। और इस आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं साथियों। और इसी वजह से आनंद मठ को क्या कहा गया? आनंद मठ को कहा गया इसी वजह से बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल इसी वजह इसे कहा जाता है भैया, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। और याद रहे कि साथियों इसी दौरान, इसी आंदोलन के दौरान एक और गीत लिखा गया। इसी दौरान क्या लिखा गया? इसी दौरान लिखा गया क्या? इसी दौरान अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा? तो अमार सोनार बंगला गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। पक्की बात है। चलिए, तो इसको एज इट इज तैयार रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक, चलिए। कह रहा डेनमार्क की राजधानी बता दीजिए भाई, है ना। कैनबरा साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, लेकिन ये राजधानी नहीं है। तो राइट आंसर इसका कोपेनहेगन है। ठीक है ना, हाँ जी। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल राजधानी नहीं है किसी की भी। ठीक है, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला में एक नियोजित शहर माना जाता है? एक नियोजित शहर। देखिए, नई दिल्ली का संस्थापक कौन? एडविन लुटियंस। ठीक है ना, एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस भैया। ठीक है, अच्छा, बेंगलोर के संस्थापक कौन? कैंपेगौड़ा। बेंगलोर के संस्थापक कैंपेगौड़ा। ठीक है, मुंबई का संस्थापक कौन? गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार। ठीक है ना, गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, चंडीगढ़ का संस्थापक कौन? ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई, क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ ही होगा। क्या होगा? चंडीगढ़ होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, मजा आए तो सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। लाइक करने के लिए कहना बिल्कुल ना पड़े, 400वां लाइक भी अब तो पूरे होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए भाई एलटी, ये बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? IISc की बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर है? बेंगलोर में है। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है, यहीं पर तो कॉफी बोर्ड का हेड ऑफिस भी है। कॉफी बोर्ड का हेड ऑफिस है, यहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेड ऑफिस है, यहीं पर साथियों इसरो का भी हेड ऑफिस है। इसरो, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसी वजह से बेंगलोर को स्पेस सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेस सिटी कहा जाता है। और इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये IT सेक्टर का हब है।
आईटी सेक्टर का हब। और आईटी सेक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा सेक्टर जिसमें कंप्यूटर का बहुत यूज होता है और कंप्यूटर में सिलिकॉन की बनी हुई चिप लगाई जाती है, ठीक है ना, इसी वजह से। ठीक है, बाकी बेंगलोर में कैंपेगौड़ा संस्थापक हैं, तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कैंपेगौड़ा की स्टैचू अर्थात प्रतिमा भी यहां बेंगलोर में स्थापित है। ठीक है, चलिए ये बताइए साथियों, निम्नलिखित में से गांधी जी के किस जीवनी लेखक ने लिखा, मतलब कुल मिलाकर ये बता रहे हैं इसमें से किसने गांधी जी की जीवनी लिखी है। वैसे तो गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, ठीक है ना, हाँ अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन लुई फिशर साथियों इसने गांधी जी की जीवनी लिखी है। ठीक है, मैं दो अमेरिकन जर्नलिस्ट की बात करूं, मैं दो अमेरिकन पत्रकारों की बात करूं, ठीक है भैया, कौन से, एक वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, और दूसरा साथियों लुई फिशर। ठीक है, इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही पत्रकार ऐसे हैं जो गांधी जी के साथ रहे। ठीक है, जो गांधी जी के साथ रहे, आप देखेंगे कि गांधी जी के साथ इसमें से कौन कब था, गांधी जी के साथ इसमें कौन कब था, इसकी अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो ये साथियों 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस दौरान गांधी जी के साथ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। अच्छा, और हम इसकी बात करें तो ये बात है 1942 की, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये गांधी जी के साथ था। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा देखने की बात है कि किस आंदोलन के समय कौन गांधी जी के साथ पत्रकार था। लुई फिशर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, गूगल की स्थापना 1998 में किसके द्वारा की गई थी। गूगल की स्थापना दोस्तों, गूगल की स्थापना किसने, सर्गेई ब्रिन। ठीक है, एलन मस्क साथियों ये तो भाई स्पेस एक्स के मालिक हैं, स्पेस एक्स जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, स्पेस एजेंसी है कौन सी, है ना, एलन मस्क की, है ना, स्पेस एक्स, और इसका सबसे शक्तिशाली रॉकेट प्रक्षेपण यान कौन सा, फाल्कन 9। ठीक है, तो वो भी याद करना है। हाँ, ट्विटर को भी खरीद लिया है अब तो एलन मस्क ने। ठीक है, ये बताइए फिलहाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की बात करें तो पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है रसिया। ठीक है ना, पहले नंबर पर रसिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर कई लोग चीन को रखते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि तीसरे नंबर पर अमेरिका है। ठीक है ना, चौथे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर चाइना है, पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका का ब्राजील है। ठीक है ना, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है भैया, फिर सातवें नंबर पर अपना देश है, ठीक है, भारत। ठीक है, तो भारत सातवें नंबर पर है। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या है, पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा देश, तो भैया दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। लेकिन एक बात और बता दें, क्या सबसे लंबी, क्या भैया, अगर आपसे कहे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है, कनाडा दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। ठीक है, ये बताइए भीम यूपीआई, भीम का तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, भीम का फुल फॉर्म क्या है, भीम, भीम का मतलब हो गया भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, अब इसमें आई का मतलब पूछ रहा है तो इंटरफेस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इंटरफेस। ठीक है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ये इसका फुल फॉर्म ही है। ठीक है ना, चलिए, बिल्कुल मजा आए तो सेशन को लाइक करते चलिएगा। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था दोस्तों, तो ये हुमायूं का भाई था। अच्छा, क्यों पूछा जाता है पता है, हुमायूं के भाइयों से क्वेश्चन आता है क्योंकि पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुमायूं हुआ जिसने अपने पूरे साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। तो अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में करने वाला एकमात्र शासक है शाहजहां। इसी वजह से साथियों पूछा जाता है, इसका चचेरा भाई था कामरान। ठीक है, और इसके बावजूद इसने कामरान मिर्जा को बदख्शां का प्रदेश दिया कि जा तू भी ऐश कर, है ना। हाँ जी, क्यों, क्योंकि इसके पिता बाबर ने इससे मरते वक्त वादा लिया था कि अपने भाइयों को मत छोड़ना, उनका साथ देना। और यही हुमायूं के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जब उसे जरूरत पड़ी तो इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया शेरशाह सूरी के खिलाफ और यह हार गया।
चलिए, निशंब सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने बनवाया था साथियों। कौन है विजयालय? तो साथियों विजयालय चोल वंश का संस्थापक है। किस वंश का भैया? ये चोल वंश का साथियों संस्थापक है। विजयालय कौन है? ये चोल वंश का संस्थापक है, ठीक है ना। हालांकि राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल चोल वंश का सबसे प्रतापी, सबसे मैजेस्टिक रूलर है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ठीक है ना। 389 कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसमें अगर हम ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? इसमें अगर हम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से बात करें तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? और अगर हम देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतों से कितने थे, ठीक है ना। तो देखेंगे भैया यहां से 292, यहां से 4 और यहां से 93, ठीक है ना। हाँ जी, और जब इलेक्शन हुआ साथियों तो चुनाव केवल इतनी ही सीटों पर हुआ था। चुनाव जो हुआ था वो 296 सीटों पर हुआ था, ठीक है ना। इनका तो चुनाव नहीं हुआ था, ये क्या हुए थे? ये मनोनीत होकर आए थे, नॉमिनेट होकर आए थे, ठीक है। मनोनीत होकर आए थे मतलब नॉमिनेट होकर ये सदस्य आए थे, ठीक है ना। और जो ये इलेक्शन हुआ, ये जो इलेक्शन हुआ इन सीटों पर, इसमें आप देखते हैं कि भैया कांग्रेस को कितनी 208 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी और अदर को 15 मिली थी, ठीक है ना। हाँ जी, और जो रियासतें थी साथियों, रियासतों की टोटल 93 सीटें थी। इसमें आप देखेंगे सर्वाधिक सीटें किसके पास थी? तो सर्वाधिक सीटें मैसूर के पास थी। मैसूर रियासत के पास 7 सीटें थी, ठीक है ना। और इसमें हैदराबाद कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई? हैदराबाद ने इस, है ना, संविधान सभा में शामिल होना ही ठीक नहीं समझा, शामिल नहीं हुई थी ये, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया 93 सीटें थी संविधान सभा की, है ना। रियासतों में, रियासतों की बात करें तो सबसे ज्यादा मैसूर से और हैदराबाद शामिल ही नहीं हुआ था। और इधर ये पूरा बात, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक। चलिए ये बताइए जरा, मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये तो बता ही लेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? आए, क्या बात है बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ था साथियों। और इसकी हत्या किसने की थी? की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। पुष्यमित्र, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने करी। पुष्यमित्र शुंग ने कर क्या किया था? शुंग वंश स्थापित किया था, शुंग वंश स्थापित किया। और शुंग वंश की अगर हम बात करें, ठीक है, शुंग वंश की अगर हम साथियों बात करें तो शुंग वंश क्या है भाई? पुष्यमित्र शुंग कौन है? भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण शासक, भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा, ठीक है ना। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने, पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने बृहद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और कहा जीव ही जीव का आहार है, जीव ही जीव का आहार है, ठीक है ना। चलिए भैया, बिल्कुल चलिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये 40 दमदार धमाकेदार PYQs प्रश्नों का ये सेशन यहां पर करेंगे समाप्त। आशा करते हैं कि आपको पूरा सेशन काफी एंजॉयफुल, नॉलेजफुल लगा होगा। जीवन में पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए, मतलब सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, ताकि आप भी सकारात्मकता से ओतप्रोत हो सके और अपने आसपास के समाज को भी सकारात्मक बना सके। क्योंकि इतिहास गवाह है कि नकारात्मक सोच से केवल विनाश हुआ है, सकारात्मक सोच से हमेशा नवनिर्माण हुआ है। तो सकारात्मक रहिए और हाँ, विश्वास बैच से जुड़कर अपने विश्वास को पूरा करिए। अब इसमें ये है ना, हाँ भाई, ये वाला कूपन कोड काम नहीं करेगा, तो भैया अब इससे जुड़ना है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। बाकी जितने का बैच दिख रहा है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और सेशन को जरा लाइक वाइक कर दीजिएगा। आपके लिए एनटीपीसी की शानदार क्लासेस यूट्यूब पर भी हम लाते रहेंगे, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। आप जुड़े रहिए। लाइक वाला बटन तो भैया आपका अपना पसंदीदा है, क्लास तो इतना तो बनता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भैया ये आपकी क्लास है तो इसकी गरिमा भी आपके हाथ है, ठीक है। इजाजत दीजिए, ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे कल शाम को 4 बजे ऐसे ही कुछ शानदार सेशंस के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।